गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ रहे थे। पर्वतों में हम 3 पर्वत के प्रकार इस पाठ में पढ़े थे, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, और इसके उदाहरणों को भी हमने इस पाठ में पढ़ा था। साथ में अब आज जो है पठार के बारे में पढ़ेंगे और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पठार में देखिए, कोई भी पठार किसे कहते हैं। हम पर्वत के बारे में पढ़े थे कि ऊंचा जो सामान्य धरातल से क्या होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, जिसका शिखर होता है उसको हम पर्वत कहते हैं, और पर्वत के बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे थे। अब पठार देखते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिन पे ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है, यानी कि पठार जो है पर्वत के समान ही पुराना भी हो सकता है, जिसमें से भारत का जो दक्कन का पठार है वह पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा, यहाँ का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण है, मतलब कि पुराने पठारों के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें से क्या होता है, खनिजों की प्रचुरता होती है। उसमें क्या होती है, खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। यानी कि हर पठार में एक ही प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है, अलग अलग पठारों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि स्थल रूप अलग अलग भिन्न, हम पृथ्वी के भिन्न स्थल रूप के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले पाठ में हम पढ़े थे कि पृथ्वी का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर अलग अलग प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है। तो वैसे पठार जो है, पठार भी जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पठार होते हैं। वहाँ जो है खनिजों की जो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, उसमें भी जो खनिज जो होते हैं उसमें भी भिन्नता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार जो है वहां पर सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में जो पठार है वहां पर सोना और हीरा जो है पाया जाता है और उसी के खनन के लिए वह प्रसिद्ध है। वैसे ही भारत में जो है छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर कोयला, लोहा और मैग्नीज के बहुत सारे भंडार जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित खुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार की जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठारों की यहाँ पर देखिए पठारों से हमें कितने सारे लाभ हैं। यहाँ पर जो है पठार जो है रमणीय स्थल भी हो सकता है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, या कई पठार ऐसे भी होते हैं जो लावा से निर्मित होते हैं जहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो खेती के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता तो होती ही है। तो इससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो फसल है वो अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। साथ में यहाँ पर खनिज संपदा भी हमको पठारों से प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। मतलब कि वहां पर क्या कर देती है, जमा कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मतलब कि क्या होता है,
लगातार नदी तो बहती रहती है और अपने साथ में अवसादों को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। निक्षेपित करती है मतलब कि छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, अपराधित करती है मतलब कि उनको बहा करके ले आती है। तब वो क्या करती है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है तो लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या जो है निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मैदानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो जो है बहुत बड़ी मात्रा में कुछ बड़े मैदान जो हैं एशिया में और उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं कि ऐसा कौन सा मैदान है जो नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो एशिया में जो है भारत क्योंकि एशिया महाद्वीप में है तो भारत में गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान ऐसा ही मैदान है जो नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। वैसे चीन में यांगत्से नदी का मैदान जो है नदी के द्वारा निर्मित है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए एवं समतल भूमि की प्रचुरता होती है। मकानों की यहाँ पर जैसे समतल भूमि रहेगा तो मकान बनाने में उसमें आसानी होगी, खेती करने में आसानी होगी, इसीलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या जो है निवास करती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देश की सबसे मतलब भारत देश की सबसे अधिक जनसंख्या जो है गंगा का मैदान जो है उसी क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद आगे देखते हैं स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। स्थल रूप की विभिन्नता मतलब जैसे कि स्थल की क्या भिन्नता बताया गया है, पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वतों का जो जनजीवन है अलग रहेगा, मैदानों का जो जीवन है वो अलग रहेगा, पठारी जीवन जो रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन उसी के अनुकूल उनको ढलना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन जो होता है कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि आपके घर के आसपास में जहाँ पर खेती का कार्य होता है, धान या गेहूं जो है फसल उगाई जाती है, उस खेत को किसान बेच देता है और उसी खेत पर क्या होता है मनुष्य जो है मकान बनाता है। तो हम जो है स्थल का इसी प्रकार से गलत उपयोग करते हैं। जबकि वह उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर उपज जो है अच्छी मात्रा में होती है, तो ऐसे जगह पे क्या हमको खेती का ही कार्य करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं उस भूमि में मकान बना करके उसका गलत उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। कूड़ा करकट अगर आप फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें सड़न होगी, या पानी में फेंकेंगे तो पानी क्या होगा, दूषित हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, हमारे यह कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। मतलब कि हम जिस धरती पर निवास कर रहे हैं तो वह धरती केवल हमारे लिए ही नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। तो उसको सुरक्षित रखने का कार्य किसका है, हमारा ही है। तो ये हमारा ही उत्तरदायित्व है उसे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह
इसका लाभ उठा सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है।